बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जुम्मे वाले सेशन पे थोड़ी सी बात करते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। तो जुम्मे वाले सेशन की अगर बात करें तो अच्छा सेशन था, लेकिन सिर्फ दो सेक्टर के लिए आई थिंक, एक सीमेंट सेक्टर के लिए और दूसरा बैंकिंग सेक्टर के लिए। और जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें भी आपको इदारों की बाइंग सेलिंग देख के बोला था बैंकिंग सेक्टर जो है ये अच्छा चल सकता है, इसमें मूव आपको मिल सकती है। उसके बाद जुम्मे वाले सेशन की अगर बात करें तो इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 248 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 1,49,234 का, जिधर इंडेक्स ने 1891 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद अगर इंडेक्स का लो लेवल देखें तो वो 145 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,47,488 पे रहा। इंडेक्स की क्लोजिंग अगर देखें तो वो भी अच्छी रही 1274 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,48,617 पे। वॉल्यूम की अगर बात करें तो बड़े आउटस्टैंडिंग से और बहुत देर के बाद इतने वॉल्यूम ट्रेड हुए कि ऐसी 100 इंडेक्स में 624 मिलियन के। और इसमें वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह यह है कि ऑलमोस्ट जो छोटे स्क्रिप्ट हैं उनमें ज्यादा काम हुआ। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो बैंक ऑफ पंजाब में सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुए और 128 मिलियन के। उसके बाद PIBTL में 122 मिलियन के, KEL में 71 मिलियन के, और उसके बाद WTL, FCCL, पेस, सनर्जी, FNEL, TPL और टॉमसल। मार्केट समरी को देखें तो 474 कंपनियों में काम हुआ, जिसमें से एडवांस रही 236, डिक्लाइनर रही 203 और 35 अनचेंज रही। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 4,25,000 तकरीबन ट्रेड हुई, जिनमें 52 अरब और 30 करोड़ रुपए का काम हुआ और तकरीबन 1342 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। अगर मार्केट में काम करने की नौयत को देखें तो ये जो पूरा वीक था इसमें हमने को बहुत ज्यादा काम ग्रुप में नहीं करवाया। और उसकी वजह क्या थी कि हम देख रहे थे कि जो इन्वेस्टर आपका, जो बड़ी पार्टियां हैं, उनका जो इंटरेस्ट है वो किस तरफ है, बाइंग की तरफ है या सेलिंग की तरफ है। तो उसके लिए अगर आप जुम्मे वाले सेशन का फीपीलीपी देखें तो मेरे ख्याल से काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जुम्मे वाले सेशन का अगर फीपीलीपी देखें तो बैंक्स ने सेलिंग की 2.71 मिलियन की, ब्रोकर की बाइंग है 1.18 मिलियन की, कंपनीज की बाइंग 1.56 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेल किया 2.33 मिलियन का, फॉरेन इंडिविजुअल ने सेल किया 0.26 मिलियन का। इंडिविजुअल की बाइंग देखें जुम्मे वाले सेशन में तो तकरीबन 4.29 मिलियन की है, और ग्रॉस पार्टिसिपेशन भी उनकी देखें तो काफी ज्यादा रही, 209 मिलियन का बाय किया, 204 मिलियन का सेल किया। इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है तकरीबन 0.25 मिलियन की, म्यूचुअल फंड की सेलिंग 1.34 मिलियन, MBFC की सेलिंग 0.03 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $500,000 मिलियन का बाय किया, और ओवरसीज पाकिस्तानी ने सेल किया $1.62 मिलियन का। अगर आप लास्ट 3 सेशन का फीपीलीपी देखें तो इंडिविजुअल्स की बाइंग सबसे ज्यादा है। लास्ट 3 वर्किंग सेशन का अगर आप फीपीलीपी देखें तो सबसे ज्यादा बाइंग देखें इंडिविजुअल्स की है, $13 मिलियन का इन्होंने माल जमा किया हुआ है। तो इस चीज को देखते हुए, लैक ऑफ इंटरेस्ट देखते हुए इन्वेस्टर का, बड़ी पार्टियों का, तो उस वजह से हमने ये डिसाइड किया कि अभी अपने ग्रुप में बहुत ज्यादा खुल डुल के काम नहीं करवाएंगे, उन्हीं चीजों में करवाएंगे जिनमें बहुत श्योरिटी है कि इन्होंने चलना है। उस पर आगे चल के बात होगी, काफी भाइयों के क्वेश्चन भी है इसके रिलेटेड, तो इंशाल्लाह बाकी चीजें जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन में क्लियर करेंगे। इंडिविजुअल का अगर आप इंटरेस्ट देखें तो हमेशा उस चीज में रहता है जो चीजें ऊपर चल रही होती हैं, जो बहुत ज्यादा बढ़ गई होती हैं, उनमें हमेशा आप देखेंगे कि इंटरेस्ट रहेगा इंडिविजुअल का। सीमेंट सेक्टर चलता हुआ नजर आया, उसमें इनकी बाइंग है 2.66 मिलियन की। कमर्शियल बैंक्स चलते हुए नजर आए, उसमें इनकी बाइंग है 2.53 मिलियन की। और बाकी देख लें जो सेक्टर नहीं चले उनमें इंडिविजुअल्स ने जाकर उनको टच भी नहीं किया। नो डाउट कि सबसे ज्यादा पैसा इंडिविजुअल्स के पास है। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें, बैंक्स की बात करें, तो उसमें पैसा किसका है? इंडिविजुअल्स का, आप लोगों का पैसा है। बैंक्स कहां से पैसे लेके आते हैं? या म्यूचुअल फंड के पास किसका पैसा पड़ा हुआ है? आप लोगों का पैसा है। तो सबसे ज्यादा पैसा इंडिविजुअल्स का है, उसके सर पे आप कह सकते हैं कि मार्केट चलती है। लेकिन इंडिविजुअल के पास स्ट्रेटजी कोई नहीं होती। डेली बेसिस पे इतने भाइयों के मैसेज आते हैं जिनको देख के पता चलता है कि कैसे हाई रेट्स पे जाके इंडिविजुअल्स फंसे हुए हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मज़ाहिर भाई का, वो कहते हैं जी फास्ट केबल पे कोई कमेंट अता करें। तो हमने क्या कमेंट अता करना है जी? फास्ट केबल है। फास्ट केबल के IPO को लॉन्च हुए कोई बहुत ज्यादा अरसा नहीं हुआ, फिर भी अगर इतने शॉर्ट टर्म में देखें, शॉर्ट पीरियड में देखा जाए तो फास्ट केबल अच्छा स्टॉक साबित हो रहा है। डिविडेंड भी दिया है इसने 50 पैसे का। पिछली दफा जो EPS थी इसकी वो थी 3.68 और इस दफा है 2.03। तकरीबन आप कह सकते हैं 1-1.5 रुपया EPS पिछली दफा से कम है। बाकी ओवरऑल इसके रिजल्ट की बात करें तो इंप्रूवमेंट आई है इसके रेवेन्यू में,
फाइनेंस कास्ट इसकी बढ़ गई है, उसके बाद इनपुट एक्सपेंसेस इसके बढ़ गए हैं, उसके बावजूद भी इसने अच्छा रिजल्ट शो किया है। और उसके बाद अच्छी बात यह है कि अस्करी सीमेंट के साथ इसने मर्जर किया है। उसके बाद इतना छोटा स्टॉक होने के बावजूद, इतनी कम ईपीएस, 2 रुपए के ईपीएस आने के बावजूद इसने 50 पैसे का डिविडेंड दिया, तो मुझे ये चीज इसकी बहुत पसंद आई है। तो फास्ट केबल हमारे ख्याल से मुस्तकबिल में अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी अहमद भाई का, वो कहते हैं कि स्पोर्ट लेवल बताएं पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, एमईबीएल के, एफएबीएल के, डीसीआर के और फातिमा के। तो एमईबीएल देखें अभी थोड़ा सा ऊपर है लेकिन नीचे आ रहा है, कूल डाउन थोड़ा सा हो रहा है ये। तो इसकी जो इमीडिएट सपोर्ट बनेगी और अच्छी सपोर्ट आप जिसको कह सकते हैं वो 384 से लेके 386 तक, उससे नीचे 366 की और उससे नीचे 335 की। फैसल बैंक की बात करें तो फैसल बैंक की जो पहली सपोर्ट बनेगी, इनिशियल सपोर्ट, वो तकरीबन 74 रुपए 80 पैसे पे, और एक अच्छी सपोर्ट जिसको आप कह सकते हैं वो 70 रुपए पे साबित हो सकती है। उससे नीचे तीसरी सपोर्ट 63 पे बनेगी इसकी। डीसीआर की बात करें तो डीसीआर को जहां पे भी बाय किया जाए मेरे ख्याल से ये आपको निराश नहीं करता। अच्छी सपोर्ट इसकी बन सकती है तकरीबन 31 रुपए 50 पैसे पे, उसके बाद नीचे 30 रुपए 30 पैसे पे, और उससे नीचे तकरीबन 28 रुपए 60 पैसे पे। फातिमा की अगर बात करें तो फातिमा काफी डाउन साइड से ऊपर आ चुका है लेकिन अब थोड़ा सा करेक्शन फेज में है। तो इसकी जो पहली सपोर्ट बनेगी वो बनेगी 118 पे। अच्छी सपोर्ट जो आप कह सकते हैं उसको वो 112 की सपोर्ट है, और उससे नीचे फिर 103 की सपोर्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है खलील अहमद भाई का, वो कहते हैं जी कि एसएसजीसी की बाइंग है उनकी 41 रुपए 60 पैसे की, और साथ में वो पूछते हैं अब एसएसजीसी का क्या करूं। और उसके बाद उन्होंने पूछा है पीआरएल का, कि पीआरएल की इनकी बाइंग है 32 की, और मारी की इनकी बाइंग है 632 की 632 की। देखें एसएसजीसी के एक तो आपको लेवल दिए हुए हैं, आप उन पे काम करें, घबराए नहीं। दूसरे नंबर पे 4160 की 41 रुपए 60 पैसे की आपकी बाइंग है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ परेशान होने की जरूरत है। अभी ये मूव कर रहा है 40 रुपए 20 पैसे, 40 रुपए 30 पैसे पे, 40 रुपए के पास इसकी क्लोजिंग आई। तो एसएसजीसी की आपकी बाइंग तकरीबन ग्रुप बाइंग के साथ है, बल्कि उससे थोड़ी नीचे भी है, जो कि अच्छी बात है। तो एसएसजीसी इंशाल्लाह आपको मूव करके देगा, काफी देर हो चुकी है इसको साइडवेज हुए, कंसल्टेशन फेज में आए हुए, तो इसकी मूव देनी बनती है। लेकिन इसको इंतजार है, जैसे ओजीडीसी को पैसे मिल रहे हैं धड़ाधड़। अब मुझे नहीं पता 2 किस्तें इन्होंने ओजीडीसी को दे दी हैं, एक आध पीएसओ को, और साथ एसएसजीसी को देते तो इनके भी वारे न्यारे हो जाते, लेकिन चलें इनकी भी सुनी जाएगी कभी। तो एसएसजीसी से आपको घबराने की जरूरत नहीं है इंशाल्लाह। उसके बाद पीआरएल की बात करें तो पीआरएल आपकी बाइंग है 32 पे, अभी वो मूव कर रहा है तकरीबन 30 रुपए 60 पैसे, 30 रुपए 80 पैसे पे। तो मुझे नहीं लगता कि आपको पीआरएल से भी ज्यादा घबराने की जरूरत है। वैसे अगर नीचे जाता है 29 को तोड़ता है, 30 को तोड़ के 29 के जोन में, एरिया में दाखिल होता है, तो वहां पे इसको एवरेज भी किया जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता आप स्टक हैं स्टॉक में। और उसके बाद 632 रुपए की अगर आपकी मारी की बाइंग है, तो आप मारी से परेशान क्यों हैं? एक तो ये हमारे ग्रुप की बाइंग नहीं है, क्योंकि हमने ग्रुप में इसको काफी नीचे बाय करवाया था और हमारा अब काफी प्रॉफिट में शो हो रहा है मारी। तो 632 पे आपने बाय किया था, 632 तो उसने आज जुमे वाले सेशन में भी करके दिखाया। तो अगर आप पैनिक थे या आपको इससे जान छुड़वानी थी तो 632 पे आप सेल कर सकते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 632 का जिसके पास मारी पड़ा है उसको जान छुड़वानी चाहिए। उसके बाद 21 रुपए का इसने डिविडेंड दिया है। 632 की बाइंग कोई बहुत महंगी बाइंग आपकी नहीं है। अगर आपको ज्यादा डर था तो 632 तो उसने जुमे वाले सेशन में किया, आप निकल सकते थे बेच के। तो मुझे नहीं लगता कि आपको तीनों स्टॉक से कुछ घबराने की जरूरत है। उसके बाद अहमद भाई का दूसरा क्वेश्चन है कि मंडे को आप साजियो का रिजल्ट प्री ओपन में कैसा एक्सपेक्ट करते हैं। साजियो की अगर बात करें तो 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें 43% इंक्रीज देखा गया है कार सेल में। अगर सिर्फ फोर्थ क्वार्टर की बात करें 2025 की तो 19% का इंक्रीज देखा गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ओवरऑल देखिए तो ऑटो सेक्टर अब ठीक लग रहा है। एक तो इंटरेस्ट रेट में कमी आई है, दूसरा जो गवर्नमेंट है उसने 40% टैरिफ जो है वो आयद कर दिया है, जो पहले एक्सीडेंटल गाड़ियां आती थी बाहर से इंपोर्ट होके उन पे। मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन देखें तो वो भी बेहतर हुई है। दूसरे नंबर पे नोटेबल रिकवरी हुई है कंज्यूमर डिमांड में गाड़ियों की। अब फोर्थ क्वार्टर की साजगार की जो एक्सपेक्टेड अर्निंग है वो तकरीबन 4.5 बिलियन से 5 बिलियन तक की है, जो कि तकरीबन 30 से 36% तक इंक्रीज होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो उसमें तकरीबन 20 से 25% का डिक्लाइन देखने को मिलेगा आपको।
डिविडेंड की बात करें तो 12 से 15-20 रुपए तक का डिविडेंड दे सकता है आपको साजगार। लेकिन ये चीज माइंड में रखें कि जहां पे इस टाइम साजियों की पोजीशन है 1700-1800 रुपए पे और क्लोजिंग तकरीबन 1650 रुपए पे आई है, इस जगह पे इतना अगर डिविडेंड साजगार ने दिया तो अवाम इसको फेंक के परे मारेगी। उससे अगला क्वेश्चन यूसुफ भाई का, वो कहते हैं जी कि एफसीसीएल पावर सीमेंट एंड लक एनालिसिस प्लीज। तो पहले एफसीसीएल को देख लेते हैं। एफसीसीएल की बात करें तो एफसीसीएल ने अच्छा ब्रेकआउट दिया है। आरएसआई इसकी 72 है जो कि अभी ओवरबॉट में दाखिल हुई है, लेकिन मोमेंटम अभी भी स्ट्रांग है इसका। 56 से 57 के करीब रेजिस्टेंस है इसमें, जिधर से पुल बैक मिल सकता है इसको, लेकिन स्ट्रक्चर इसका बुलिश है। अगर 55 को ये सस्टेन करता है तो फिर नेक्स्ट लेवल आप इसका 58 और 60 का देख सकते हैं। सपोर्ट की बात करें तो इनिशियल सपोर्ट इसके पास तकरीबन 54 रुपए और 30 पैसे की। उसके बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर बात करें इसकी तो वो 51 रुपए 40 पैसे, और उससे नीचे 48 रुपए की सपोर्ट आपको देखने को मिल सकती है। पावर सीमेंट की बात करें तो पावर सीमेंट की क्लोजिंग 17 पे है। आरएसआई अगर इसकी देखें तो 77 है, जो कि डीप ओवरबॉट में दाखिल हो गई है। लेकिन मैकडी अगर देखें तो वो बुलिश है स्टिल इसका, और मोमेंटम राइज हो रहा है। प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रही है इसमें 17 रुपए 50 पैसे से लेके 18 रुपए तक। पोजिशनल ट्रेडर जो हैं वो इसमें एंट्री ले सकते हैं 15.5 रुपए से लेके 16 रुपए तक। लकी सीमेंट की बात करें तो लकी सीमेंट की आरएसआई अभी 75 पे है, जो कि ओवरबॉट जोन है। मैकडी बुलिश ट्रेंड के साथ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो कर रहा है इसका। अगर ये 427 को सस्टेन करता है तो नेक्स्ट लेवल आप देख सकते हैं 441 रुपए से लेके 445 रुपए तक। लेकिन इस एरिया में आपको प्रॉफिट टेकिंग का रिस्क पूरा होगा। लेकिन ये अगर आपको 415 से 410 रुपए के दरमियान में मिलता है तो वो इसका एंट्री जोन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौधरी काशिफ साहब का। वो कहते हैं जी कि KEL की उनकी बाइंग है 5 रुपए और 33 पैसे की, और घाटी की उनकी जो बाइंग है वो 137 रुपए की है। दोनों बाउंस बैक कर रहे हैं, तो इनके रेजिस्टेंस लेवल बताएं। के इलेक्ट्रिक की बात करें तो के इलेक्ट्रिक की जो RSI है वो अभी 61 पे है, जो कि ओवरबॉट नहीं है। मैकडी ने भी अभी अभी पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट किया है और मोमेंटम अभी पिक कर रहा है। इसके जो रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं या टारगेट लेवल हो सकते हैं वो 5 रुपए 41 पैसे पे, उसके बाद 5 रुपए 77 पैसे, 6 रुपए 18 पैसे और 6 रुपए 40 पैसे के। उसके बाद घाटी का उन्होंने सपोर्ट लेवल पूछा है, तो देखें घाटी ने अभी भी सपोर्ट लिया है 125 से और बाउंस बैक किया है 134 पर। RSI इसकी अभी न्यूट्रल है, तो आप कह सकते हैं कि अभी ये बाउंस बैक जोन में दाखिल हुआ है। लेकिन इसका मैकडी जो है अभी भी नेगेटिव से फ्लैट हो रहा है, जो कि बेस बिल्डिंग को शो करता है। घाटी के सस्टेनेबल रिवर्सल के लिए जरूरी है कि ये 145 से 148 को अच्छे वॉल्यूम के साथ सस्टेन करे, फिर ये आपको 178 तक के लेवल दिखा सकता है। लेकिन अभी जो इसके रेजिस्टेंस लेवल है वो पहला लेवल 138 पे, दूसरा 148 पे और तीसरा 151 पे। 151 को आप मेजर रेजिस्टेंस कह सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ज़ियाद अहमद भाई का है। वो कहते हैं जी कि 3 स्टॉक बताएं जो उन्होंने पोजीशन बनानी है 3 स्टॉक में दिसंबर तक। तो पहला स्टॉक आप मीजान बैंक देख सकते हैं, इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं 385 से लेके 380 के दरमियान में। दूसरा स्टॉक आपका OGDC है, OGDC में आप पोजीशन बना सकते हैं 240 के करीब। तीसरे स्टॉक में अगर बात करें तो तीसरा स्टॉक है जी DCR, और DCR के अभी लेवल ऊपर बताए हैं जो कि आपके सामने भी शो हो रहे हैं। इन लेवल्स पे आप इसमें पोजीशन अपनी बना सकते हैं। उसके बाद अगेन अहमद भाई ने तीसरी दफा पूछा है कि FFC, लकी सीमेंट और हेलियन का बता दें। देखें FFC तो नॉन शरी है, अभी कोशिश कर रहा है वो शरी होने की, अल्लाह करे हो जाए तो हम सबसे पहले इंशाल्लाह उसमें काम करेंगे। लकी सीमेंट के ऊपर बात हो चुकी है। हिलियन को अगर देखें, एक तो हिलियन जिस जगह पे करंट खड़ा है इस जगह पे इसकी सपोर्ट बन रही है 860 रुपए के करीब। उससे नीचे अगर देखें तो 844 पे है सपोर्ट, उससे नीचे 804 रुपए पे और उससे नीचे 790 रुपए पे। उसके बाद शहबाज भाई हैं हमारे कराची से, उन्होंने SSGC का पूछा है कि इसका क्या करना चाहिए, क्या अब ये लॉन्ग कंसोलिडेशन में चला जाएगा या जल्दी ही हमारी बाइंग के ऊपर जाएगा और प्रॉफिट देगा। तो देखें इसके सिग्नल हमने दिए हुए हैं, उस वजह से उन्होंने पूछा है। और शहबाज भाई का मुझे याद है कि जब हमने इनको बाय करवाया था बैंक इस्लामी इन्होंने बाय किया था 19 रुपए और 90 पैसे के करीब। फिर बैंक इस्लामी ने इनको 20 दिखाया, 20-25, उसके बाद फिर 19, फिर 20-25, यानी कि 20 के बाद 19.80, उसके बाद फिर 20-25।
तो इन्होंने कहा जी नहीं, इसने मूव नहीं देनी, इन्होंने उसको वहीं पे फेंक दिया और उसके बाद बैंक इस्लामी गया तकरीबन 37-38 रुपए तक। तो अब भी शहबाज भाई से विनती है, हमारी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो एसएसजीसी को सेल करें ताकि हमारा कोई बेड़ा पार लगे। तो एसएसजीसी की अगर बात करें तो एसएसजीसी की जो आरएसआई है वो 38.80 पे है, जो कि ओवरसोल्ड के करीब है। बुलिंजर बैंड के लोअर बैंड से ये अभी सपोर्ट ले रहा है। मैकडी इसका नेगेटिव से फ्लैट की तरफ आ रहा है। सेलिंग मोमेंटम देखें तो वो स्लो है इसमें, यानी कि जिनके पास पड़ा हुआ एसएसजीसी वो देना नहीं चाहते इस प्राइस पे या कम प्राइस पे। वॉल्यूम इसके देखें तो वो मॉडरेट है, जो कि पैनिक शो नहीं कर रहे। अगर ये 40 को सस्टेन करता है, होल्ड करता है 40 को, तो फिर इजीली शॉर्ट टर्म में ये आपको बाउंस करके दिखा सकता है 43 से लेके 44-50 तक। तो शहबाज भाई आप अगर सुन रहे हैं तो कर्म करें हम पे भी। उसके बाद फहद इस्माइल भाई हैं, उन्होंने पूछा है एटलस बैटरी के बारे में कि इसकी क्या बाइंग बनती है यहाँ पे। तो जरूर बनती है, एक अच्छी स्पोर्ट पे मौजूद है एटपा। ओवरसोल्ड है क्योंकि इसका रिजल्ट कुछ ठीक नहीं आया, इस वजह से इस लेवल पे है। 250 इसका स्पेकुलेशन जोन है। सेफ इन्वेस्टर जो है वो बेटर एंट्री के लिए वेट कर सकते हैं 227 का, जबकि जो हमारे एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो यहां से एंट्री ले सकते हैं और टारगेट अपने माइंड में रख सकते हैं 268 से लेके 272 का। उसके बाद अहमद भाई ने अगेन पूछा है एक्साइड बैटरी के बारे में कि क्या इसको इस रेट पे लेना चाहिए। तो एक्साइड बैटरी के ऑलरेडी सिग्नल हमारे लगे हुए हैं, वेबसाइट पे भी लगे हुए हैं, ग्रुप में भी शेयर किए हुए हैं, आप उन लेवल्स पे काम कर सकते हैं। अगर पहले लेवल्स पे आपने उसको नहीं बाय किया तो इस लेवल पे भी आप इसको बाय कर सकते हैं, और बाकी जो लेवल हैं वो एजुकेशनल स्विंग सिग्नल से आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम्माद अंसारी भाई का है, वो कहते हैं जी कि होल्डिंग कैश फॉर क्वाइट सम टाइम, और उसके बाद वेटिंग फॉर करेक्शन आएगी भी या नहीं। तो देखिए मेरे ख्याल से कुछ भाई हैं जो चीजों को मिक्स कर रहे हैं करेक्शन में और डिप में। डिप होती है 5000, 10,000, 15,000, 20,000 पॉइंट की, और वो भी एक दिन में नहीं होती, लेकिन उसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी और बुरी न्यूज चाहिए होती है, जो कि अल्लाह करे ना आए। पहले भी जंगों पे आप देखते हैं कि ऐसी डिप मिला करती थी। बाकी करेक्शन की अगर बात करें तो करेक्शन आपका इंडेक्स ले रहा है स्लो स्लो। पहले देखें तो आरएसआई इसकी कहां पे मूव कर रही थी, तकरीबन 86 के पास इसकी आरएसआई चली गई थी। अब अगर देखें तो करेक्शन लेते लेते वो 68 के पास आ गई है, यानी कि आपका इंडेक्स जो है वो स्लो स्लो करेक्शन तो ले रहा है, लेकिन आप डिप का वेट कर रहे हैं। और हम भी इस करेक्शन को देखते हुए उन स्टॉक में आपको एजुकेशनल सिग्नल देते हैं जो कि करेक्शन फेज में होते हैं। लेकिन कुछ भाई हमारे ऐसे हैं जो सिर्फ डिप का वेट करते हैं। जब 5, 10,000, 15,000 पॉइंट हमारा इंडेक्स गिरता है तो वहां पे वो सारा पैसा झोंक देते हैं और रिकवरी पे निकाल लेते हैं। अब डिप की बात करें तो वैसी डिप 2024 में एक दफा आई थी इलेक्शन के बाद, और उसके बाद 2025 में देखें तो वो 3 डिप्स आ चुकी 2025 में, एक ट्रंप वाली, एक इंडिया पाकिस्तान जंग पे, और एक इसराइल और ईरान जंग पे। तो ऐसी डिपें जो कभी कभी मिलती हैं और वो बैड न्यूज पे मिला करती हैं। अभी कोई बड़ी डिप आपको नहीं मिलती तो वो भी मुमकिन है, लेकिन साथ साथ में जो करेक्शन है वो इंडेक्स ले रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे बहुत ही अच्छे बुजुर्ग यानी मेमन भाई कराची से। वो कहते हैं कि अभी जो हमने बाइंग की हुई है ग्रुप की, वो तमाम हमारी बाइंग से जो वो लेवल हैं स्टॉक्स के वो नीचे हैं, और साथ में वो कहते हैं कि बहुत कम लोग हैं जो दूसरे या तीसरे लेवल का इंतजार करते हैं, जबकि वो पहले लेवल पे ही बाइंग कर लेते हैं अच्छी खासी, और पहले लेवल पे लेके यानी कि बाइंग के पहले लेवल पे लेके टारगेट का इंतजार करते हैं कि पहला लेवल हिट हो और हम निकल जाएं। तो इसलिए उनके पास कैश खत्म हो जाता है, उसके बाद वो बाइंग नहीं कर सकते और फिर वो सिर्फ इंतजार करते हैं कि हमारा टारगेट आए और हम उसमें से निकलें, और बाकी चीजें बाय करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। तो देखिए इसमें टोटल गलती हमारे भाइयों की है जो भी प्रीमियम ग्रुप में आते हैं। तमाम भाइयों की नहीं है, तमाम ऐसा नहीं करते। जब भी कोई नया मेंबर हमारे पास आता है हम उसको वीडियो सेंड करते हैं कि आपने हमारे प्रीमियम ग्रुप में काम कैसे करना है। उसके बाद पिरामिडिंग स्ट्रेटेजी भी बताई हुई है, उसके बाद पैरेलल स्ट्रेटेजी पे भी वीडियो बनाई है, वो भी वेबसाइट के ऊपर लगी हुई है। तो जो हम आपको सिग्नल बताते हैं वो सिर्फ सिग्नल नहीं होते, वो एक पूरी पोजिशनल लेवल के लिए वर्किंग होती है कि आपने कैसे लेवल्स पे बाय करके एंट्रियां लेके एवरेज करके एक अच्छी पोजीशन बनानी है। और ये हम वैसे ही नहीं कर देते कि सवेरे उठे अखा मलते मलते और आपको दे दिया कि लो फड़ो जी इथे फाड़ लो, ऐसा नहीं होता। इस पे बहुत वर्किंग करके तमाम चीजें देख के उसके बाद जो इंडेक्स की सिचुएशन है, जो फीपीलीपी है, उन सबको मद्देनजर रख के फिर आपकी खिदमत में एक चीज पेश करते हैं।
तो एक तो ये चीज क्लियर करें कि जब आप किसी चीज में पोजीशन बनाएंगे तो वो आपकी लॉस में ही शो होगी। क्यों कि पहले लेवल पे आप बाय करते हैं, दूसरे लेवल का वेट करते हैं, चीजें नीचे जाती हैं दूसरे लेवल तक, तो वो अल्टीमेटली आप देखते हैं कि वो रेड में शो होंगी, चाहे वो नीचे दूसरे लेवल तक जाएं, तीसरे लेवल तक जाएं, चौथे लेवल तक जाएं, वो आपको रेड में ही शो होंगी, लॉस में ही शो होंगी। और दूसरे नंबर पे आपने बात की है कि कुछ भाई दूसरे तीसरे लेवल का वेट नहीं करते, तो वो आपकी गलती है, वेट करना चाहिए ना। हम तो कहते हैं कि इतनी अमाउंट आप एक स्टॉक पे लगाएं, फिर उस अमाउंट को आपने 4 हिस्सों पे डिवाइड करना है और बाइंग करनी है। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि अगर तमाम स्टॉक तमाम लेवल्स पर बाय नहीं होते तो आपकी कैश कैसे खत्म होती है। जब हमने आपको एक सर्टन अमाउंट ऑफ आपकी कैश की बताया कि एक स्टॉक पे लगानी है और वो कैश आपने 4 हिस्सों में 3 हिस्सों में डिवाइड करनी है, तो अगर वो 4 हिस्सों पे बाइंग नहीं हुई तो कैश कैसे खत्म हो गई, मुझे ये चीज समझ नहीं आई। कैश खत्म नहीं होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे देखें, जो दुनिया के जाने माने, जो आप हर दूसरे तीसरे बंदे से बात सुनते हैं, वॉरेन बफेट, वो कहते हैं कि अगर आप किसी स्टॉक को लेके उसमें 10 साल इंतजार नहीं कर सकते, उसको 10 साल होल्ड नहीं कर सकते, तो आपको वो स्टॉक पर एक दिन के लिए भी नहीं लेना चाहिए। तो ये कुछ भाइयों की अपनी गलतियां हैं, फुर्तियां हैं। अगर वो फुर्तियां ऐसी नहीं दिखाएंगे तो इंशाल्लाह जितनी देर तक स्टॉक तमाम लेवल्स पे बाय नहीं होंगे, इंशाल्लाह आपके पास कैश खत्म नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मोहनलाल भाई का है, वो कहते हैं कि एक तो सैफ पावर का बताएं और दूसरे नंबर पे ये जो सैलाब आया है पाकिस्तान में, इतनी बड़ी तबाही हुई है, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा स्टॉक मार्केट पे या स्टॉक्स पे। तो देखें, सैफ पावर नॉन शरिया है, इसका मैं आपको जवाब दूंगा पर्सनल मैसेज करके। उसके बाद सैलाब की अगर बात करें तो नो डाउट बहुत बड़ा सैलाब है और सुना है कि ये 25-30 साल के बाद बड़ा सैलाब है। पहले कभी इतना आया था 1985-88 में या उसके आगे पीछे। तो सैलाब का देखें, एक तो बड़ा जो इसका इम्पैक्ट आएगा वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे आएगा। बहुत से घर आपके तबाह हो गए, बहुत सी आबादियां जो हैं वो तबाह हो गई आपकी। उसको सामने रखते हुए देखें तो फॉरेन फंडिंग आपको आएगी, इमदाद बाहर से आएगी, डॉलर मिलेंगे और उनसे आपका जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर चल सकता है, जिसमें आपका सीमेंट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, ग्लास सेक्टर है, यानी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने सेक्टर है वो आपके चल सकते हैं। दूसरे नंबर पे इसका इम्पैक्ट आएगा फर्टिलाइजर सेक्टर पे। अब देखें, फसलें आपकी तबाह हो चुकी, खाद उनको अब लगेगी नहीं, और ये भी नहीं होता कि अभी सैलाब खत्म होगा और जमीन जो आपको नजर आएगी और आपने फटाफट से कोई उसमें फसल बो देनी है। जितनी भी फसलें हैं वो अपने सीजन के हिसाब से होती हैं। गंदम लगेगी तो अपने सीजन के हिसाब से लगेगी, उसके बाद अगर आप मकई लगाते हैं या और कोई फसल लगाते हैं तो अपने सीजन के हिसाब से होगी। वो सीजन आएंगे, फिर फसलें लगेंगी, फिर उनको खाद लोग डालेंगे, फर्टिलाइजर उसमें फिर मूव करेगा, तो वो तब की बात है। उसके बाद देखें, फसलें इतने बड़े पैमाने पे तबाह हुई हैं, जो गोदाम है उनमें भी पानी चला गया होगा, तो इसके लिए आपका जो इम्पोर्ट बिल है वो बढ़ सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन शायद यूम भाई साहब का उन्होंने पूछा है कि वेबसाइट का मकसद क्या है और बाकी आपने जो फेसबुक का पेज बनाया उसका क्या मकसद और बाकी चीजों के सबको करने का मकसद क्या है। तो देखें, वेबसाइट इस काम के लिए बनाई थी कि भाइयों के अक्सर गिले शिकवे होते थे, शिकवा होता था भाइयों का कि ग्रुप में आप जब मैसेज करते हैं तो उसमें आप जो सिग्नल देते हैं वो भी शेयर करते हैं, साथ में फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैसेज आते हैं, वॉइस मैसेज, टेक्स्ट मैसेज आते हैं, साथ में बोर्ड मीटिंग शेयर होती हैं, बाकी चीजें शेयर होती हैं, जो मॉर्निंग ब्रीफिंग है वो शेयर होती है, एक्स डेट, बाकी चीजें। तो जो सिग्नल है वो काफी ऊपर चले जाते हैं। अब कुछ भाई हैं जो कि मतवातर बैठ के ग्रुप नहीं देखते। मिसाल है, एक भाई आए हैं तकरीबन 2 बजे 3 बजे उन्होंने आके ग्रुप देखा, तो ग्रुप में ऑलरेडी इतने मैसेज होंगे कि जो हमारे स्विंग सिग्नल है वो ऊपर जा चुके होंगे। तो उनको उनकी इस शिकवे को, शिकायत को सामने रखते हुए वेबसाइट बनाई थी ताकि वो जो भाई हैं उनको इजी एक्सेस हो हमारे सिग्नल तक। वेबसाइट का आपको बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आप आराम से आके प्रीमियम पे जाएं, सिग्नल पे क्लिक करें, तो जितने भी हमारे एक्टिव सिग्नल होंगे वो आपके सामने शो हो जाएंगे। और बाकी जो नीचे आर्काइव में है, जो हमारे सिग्नल जो इंटैक्ट नहीं है, जिनके टारगेट अचीव हो चुके हैं, वो आपको नीचे आर्काइव में नजर आ जाएंगे। इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आप इजीली एक्स डेट देख सकते हैं, इधर से बोर्ड मीटिंग देख सकते हैं इधर से, और प्रीमियम में ही आप डेली ब्रीफ देख सकते हैं। उसके बाद सिग्नल है, उसके बाद परफॉर्मेंस देख सकते हैं। लर्निंग हब में जाएंगे तो एक तो जो हम कैसे वर्किंग करवाते हैं अपने प्रीमियम ग्रुप में, उसकी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। हाउ वी वर्क इन प्रीमियम ग्रुप, ये आपको मिल जाएंगी। इसमें पैरेलल स्ट्रेटजी भी लगी हुई है, पिरामिडिंग के ऊपर भी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर, और बाकी चीजें जो हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए वो इधर लगी हुई हैं। उसके बाद डेली मार्केट एनालिसिस पे जो वीडियो बनती हैं,
यूट्यूब के ऊपर, वो यहाँ पे शेयर कर दिए हैं, उनको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस है, इसमें हम जल्दी इंशाल्लाह आपको जो स्टॉक हैं जो हम शेयर करते हैं उनमें से कुछ के टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करके लगाया करेंगे, वो आप इजीली एक्सेस कर सकेंगे। उसके बाद फेसबुक को बनाने का मकसद ये था कि लोगों तक हमारी रीच बढ़े। हम चाह रहे हैं कि जो भाई हैं हमारे, मैं ये चाहता हूं कि उर्दू को ज्यादा प्रमोट किया जाए, तो फेसबुक पे हम इंग्लिश के साथ साथ उर्दू में भी काम करेंगे, ताकि जो नए भाई हैं जो पहले समझते थे कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फ्रॉड है, यहाँ पे एजेंट पैसे लेके भाग जाते हैं, स्कैम होते हैं, ऐसे बहुत से जो डाउट है वो अवाम के जहनों पे है, तो हम चाहते हैं कि उसको खत्म किया जाए। फेसबुक के जरिए से आपको पता है कि ट्विटर वैसा आम बंदा यूज नहीं करता जैसे फेसबुक करता है, तो हम चाहते हैं कि उस आम बंदे तक हमारी अप्रोच हो और हम उसको भी स्टॉक मार्केट तक लेके आए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अब्बास भाई का, वो कहते हैं जी कि टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो टेक्सटाइल सेक्टर पे बड़े बल्ब के साथ मैं रोशनी डाल चुका हूं पीछे काफी दफा, जिसमें आपको बताया था कि टेक्सटाइल सेक्टर को क्या मुश्किलात हैं पाकिस्तान में। पहले कपास कभी लगा करती थी, फसल आपकी कपास की हुआ करती थी, अब तो कपास लगाता ही कोई नहीं। जब से गन्ने को सब्सिडी मिलनी शुरू हुई और शुगर मिलों का जो एक वो सारा कॉन्सेप्ट आपको पता है, जो भी है, मैं दोबारा क्या बयान करूं। वो एक शेर है कि आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। तो आप खुद ही देख लें, टेक्सटाइल का हम कुछ कहेंगे तो फिर शिकायत भी होगी और बहुत सी चीजें निकलेंगी उसमें से। तो टेक्सटाइल सेक्टर का पहले भी गैस की प्राइसेस पे बात हो चुकी, उनकी जो कॉस्टिंग है उस पर बात हो चुकी, बाकी चीजों पे हो चुकी, जो एक्सपोर्ट आप करते हैं उसकी जो क्वांटिटी है उस पर बात हो चुकी। तो अगर आपने टेक्सटाइल सेक्टर का सही मानों में अगर किसी से पूछना है तो मेरे ख्याल से किसी फैसलाबादी को फोन कर लें और उससे पूछ लें कि टेक्सटाइल सेक्टर का क्या हाल है, तो मेरे ख्याल से वो आपको अच्छी तरह बता सकेगा कि टेक्सटाइल सेक्टर किसे कहते हैं और क्या उसको दरपेश मसाइल हैं और आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बाकी रह गया स्टॉक मार्केट में जो टेक्सटाइल सेक्टर है आपका, ये छोटी मोटी खबरों पे मूव कर जाता है, कभी अप एंड कभी डाउन। तो वैसे देख के आप इन्वेस्टमेंट क्या करनी है, ट्रेडिंग कर सकते हैं आप। देख के टेक्सटाइल सेक्टर में अच्छी खबर आई, अगर कोई रुलता शुलता मिलता है आपको नीचे स्टॉक तो उसको बाय कर लिया, बाद में अच्छी किस्मत हुई आपकी, उसमें से कोई अच्छी खबर आ गई तो आपको मूव दे जाएगा। वैसे भी टेक्सटाइल सेक्टर में स्टॉक चलते ही कितने हैं, गिने चुने स्टॉक हैं जो चलते हैं, वो भी न्यूज बेस पे। एक दो स्टॉक होगा जो फंडामेंटली स्ट्रांग होगा और अपने बलबूते पे चलता होगा। उसके बाद जियाद अहमद भाई ने पूछा है जी ट्रिपल जीएल के बारे में। तो ट्रिपल जीएल ने देखें रिसेंट अभी इसने ब्रेकआउट दिया है अच्छे वॉल्यूम के साथ, और ये ब्रेकआउट इसका जेन्युइन ही लग रहा है, फेक ब्रेकआउट नहीं लग रहा। आरएसआई की अगर बात करें तो वो 73-74 पे है, जो कि ओवरबॉट जोन में है, जिसकी वजह से ये शॉर्ट टर्म में आप कह सकते हैं कि साइडवेज भी हो सकता है। स्पोर्ट की अगर बात करें तो पहली स्पोर्ट इसके पास 11 रुपए 30 पैसे, दूसरी 10 रुपए 70 पैसे, तीसरी 9 रुपए 60 पैसे, और रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 12 रुपए 50 पैसे और 13 रुपए 50 पैसे पे हो सकती है। जो हमारे एग्रेसिव ट्रेडर हैं, जो जल्दी बाय सेल करते हैं, जो रिस्क लेना जानते हैं, लेते हैं, वो प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्ट करें इसकी, और नीचे फिर इनको ये मिल जाएगा 11 रुपए 70 पैसे के करीब करीब। और जो हमारी तरह के ठंडे स्लो सेफ इन्वेस्टर हैं, वो फिर इसकी बाइंग के लिए वेट कर सकते हैं 10 रुपए 70 पैसे से लेके 9 रुपए 60 पैसे का जो जोन है यहाँ पे। उसके बाद दोबारा मोहम्मद अहमद भाई ने 1365वां सवाल पूछा है। वो पूछते हैं जी कि स्पेल के बारे में बताएं, जो ये ऊपर गया है तो दोबारा गैप फिलिंग के लिए आ सकता है 49-50 तक, 49 और 50 तक, 49 रुपए और 50 रुपए तक जो इसने गैप छोड़ा है, उसको फिल करने के लिए नीचे आ सकता है। तो स्पेल को अगर देखें तो 50 और 55 के जोन से एक शार्प ब्रेकआउट दिया इसने और तकरीबन 69 को टच किया, और अभी इसको टेक्निकली देखें तो इसकी रिट्रेसमेंट चल रही है। आरएसआई इसकी देखें तो 65 पे है, जो कि हेल्दी है और ओवरबॉट नहीं है। मैकडी इसका पॉजिटिव है और बुलिश ट्रेंड इसका इंटैक्ट है, लेकिन हिस्टोग्राम में देखें तो मोमेंटम इसका कूल ऑफ हो रहा है। अभी वॉल्यूम के नीचे अगर कैंडल आप देखें तो आपको पता चलेगा कि जो इसका ब्रेकआउट हुआ था वो अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ था, और जो इसकी अब ये नीचे करेक्शन आ रही है वो बिल्कुल नॉर्मल वॉल्यूम के साथ आ रही है, जो कि हेल्दी पुल बैक को शो करता है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ कि क्या ये अपने उस गैप को फिल करने आ सकता है या वहां तक आएगा। तो बिल्कुल जी, अगर ये 55 को ब्रेक करता है तो फिर 49 और 50 तक आ सकता है। उसके बाद राफे भाई का लास्ट क्वेश्चन है। वो कहते हैं कि अच्छा, हम मोस्टली तब चीजों को बाय करते हैं जब वो रीजनेबल प्राइस पर
हों, लेकिन अक्सर रीजनेबल प्राइस पे आते आते वो ट्रेंड चेंज कर जाती हैं, यानी कि डाउन ट्रेंड में चली जाती हैं। और अगर हम पहले लेवल पे बाय करते हैं और बाकी लेवल्स का इंतजार करते हैं तो हमारा जो एवरेज होल्डिंग टाइम है वो बढ़ जाता है। तो इसका कोई सोल्यूशन है? तो देखें जी, हम एग्री करते हैं आपसे कि हमारी स्ट्रेटजी अक्सर इसी पर मबनी होती है कि हम स्टॉक तब बाय करते हैं जब वो इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे हों, यानी कि ये रीजनेबल प्राइस पे मिल रहे हो। मतलब ये है कि हम किसी को ओवर पे नहीं करते, महंगे दामों में कोई भी स्टॉक नहीं खरीदते, हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ इंटर करते हैं किसी भी स्टॉक में। अब इस अप्रोच का एक नतीजा तो ये होता है कि कभी कभी ट्रेंड चेंज हो जाता है। अब ट्रेंड से स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेशन या डाउन ट्रेंड में चला जाता है, इस वजह से हमारा एवरेज जो होल्डिंग टाइम है वो बढ़ जाता है। लेकिन ये डिलिब्रेट है, हमारी स्ट्रेटजी का पार्ट है, जहां हम प्राइस को सस्ती एंट्री पर लेते हैं और उसके बाद मार्केट को अपने टारगेट्स तक आने का वक्त देते हैं। दूसरा तरीका फिर यह है कि आप भागती चीजों को पकड़ें, बगैर किसी टेक्निकल को देखें, बगैर किसी फंडामेंटल को देखें, सिर्फ स्पेकुलेशन पर काम करें, स्पेकुलेशन की बेस पे चीजों को पकड़ें कि वो गया पकड़ लो, वो निकल गया, वो थल्ले आ गया, स्टॉप लॉस सेट करवा दो। ऐसी पैनिक चीजों की जरूरत क्या है हमें? और आपको पता है कि हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते, उंगलियां नहीं बढ़वाते। और अगर आप स्पेकुलेशन पे चीजों को पकड़ते हैं, जैसे कि बाकी कहते हैं पकड़ लो, उसके बाद स्टॉप लॉस लगाने का आपको दिल नहीं करता, वो स्टॉप लॉस आपको दे देते हैं लगाने के लिए जो आपको बाय करवाते हैं, फिर नुकसान पे आपका स्टॉप लॉस लगाने को दिल नहीं करता, वो चीजें नीचे जाती हैं, फिर आप ऊपर पकड़ी हुई, बहुत ऊपर पकड़ी हुई चीजों को नीचे जाके एवरेज करते रहते हैं और फिर पैसा भी खत्म हो जाता है और एक लंबा वेट आपको करना पड़ता है। तो आप सोच रहे हैं कि आपको लेवल्स पे काम करना है और थोड़ा वेट करना है, या स्पेकुलेशन पे काम करना है, बस अल्ले तलल्ले करके चीजों को पकड़ना है और वेट करना है। और दूसरी बात आपने कही है कि पहले लेवल पे बाय करते हैं और आखिरी लेवल तक हमें बहुत वेट करना पड़ता है, जो हमारा एवरेज होल्डिंग टाइम है वो बढ़ जाता है। लेकिन अक्सर हमें ये गिला सुनने को मिलता है कि भाई जी आपका पहला लेवल हिट होता है, वहां पे हम थोड़ी क्वांटिटी बाय करते हैं, उसके बाद पहला टारगेट अचीव हो जाता है और हमें प्रॉफिट कम होता है। यानी कि आपके ज्यादा पहले टारगेट जो है, पहले लेवल है वो हिट होते हैं, बाइंग के भी, उसके बाद सेलिंग के भी, यानी सपोर्ट के भी और रेजिस्टेंस के भी। तो हमें तो ये गिला ज्यादा सुनने को मिलता है। तो बकौल वो सुहेल वड़ाइच साहब के, क्या ये खुला तजाद नहीं? लेकिन हमारे भाई जो मर्जी कहें, एक चीज इनको शॉर्टी होती है कि देसी ट्रेडर वाले जो स्विंग सिग्नल देते हैं उसमें एक ही काम होना है अल्लाह के फजल से कि प्रॉफिट। लॉस देसी ट्रेडर वाले करवाते कोई नहीं, स्टॉप लॉस ये लगवाते कोई नहीं। तो जब कोई स्विंग सिग्नल आ जाते हैं तो उनका एक ही पीछे मकसद बचता है, एक ही पॉइंट होता है, एक ही मोटिव होता है, एक ही उसका आगे टारगेट होता है कि ओनली प्रॉफिट। नुकसान होने के चांसेस होते कोई नहीं, थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ सकता है, उंगलियां हम उड़वाते कोई नहीं, हाथ आपके कटवाते कोई नहीं। तो एक शॉर्टी तो आपके पास है। तो जो भाई इस शॉर्टी के साथ हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को और फ्री ग्रुप को दोनों को अवेल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट desitrader.pk से भी, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।